देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बड़ी तेजी से एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें कि अप्रैल की शुरुआत में कोरोना के सक्रिय केस 11,000 थे, जो बढ़कर करीब 17,000 के नजदीक पहुंच गए हैं। देश में पिछले सप्ताह की तुलना में 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच ताजा कोरोना संक्रमण के मामलों में करीब 95% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खबर है कि इसी पृष्ठभूमि को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक भी कर रहे हैं। क्या है कोरोना केसों के बढ़ने के पीछे की असली वजह, और दिल्ली में जिस तरह से कोविड के केस लगातार हजार के पार जा रहे हैं, इसके पीछे ठोस रीजन क्या है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एलएनजेपी हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका पंजाब के इसी ग्रुप में। थैंक यू जी। सर, अब क्या वजह क्या लगती है? हम लोग 100 के पास चले गए थे अगर दिल्ली की बात करें, और अब हजार के पार लगातार आ रहे हैं। इसके पीछे सबसे ठोस कारण क्या लगता है आपको? मल्टीपल रीजन है। हमने देखा कि लोग बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए हैं। लोगों ने समझ लिया कि कोरोना चला गया है और लोग ना मास्क लगा रहे हैं, ना कोविड की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो सेकेंड डोज जो वैक्सीन है वो भी नहीं लगाई है। तो इसका नेट रिजल्ट ये है कि हम देख रहे हैं कि अभी केसेस जो है 5% के लगभग पॉजिटिविटी दिल्ली में है, 4 से 5%। और कई बार तो 5% से भी ऊपर पॉजिटिविटी रेट मिली है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि अभी आप मेट्रोज में आप ट्रेवल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग मेट्रो में भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। मार्केट्स ओवर क्राउडेड है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, और लोग ये सोच रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगा लिया तो अब हमें मास्क की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। सो द मेन रीजन ऑफ दिस सर्ज इज the people are careless, number one. Number two, some of the individuals have not completed their vaccine schedule. थर्ड, क्योंकि बड़े संख्या में मार्केट्स खुल गए, पूरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल गए, पूरे बाजार खुल गए, और जो बीच में जो रिलैक्सेशन मिला कि आपको पर मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको पर कोई फाइन नहीं होगा, तो सब लोगों ने मास्क हटा दिया। अब दोबारा से 500 रुपए का फाइन उस पर इम्पोज हुआ है, तो उससे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। सर, जो रियायत सरकार ने दी, लोगों ने उसी का फायदा उठाया, क्योंकि कभी ना कभी तो खुलना था। आप लोग भी कहते हैं कि कब तक हम बांध कर रखेंगे, कब तक बच्चों को स्कूल जाने से रोकेंगे, दुकानें भी खुलनी चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि जब हम फुल फ्लैश तौर पर काम करना शुरू करेंगे तो ये बीमारी बार बार हमको टच करेगी? ऐसे में क्या खतरा हमेशा बना रहेगा? क्योंकि नए नए वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं, कोरोना भी अपना रूप बदल रहा है, लेकिन रोजी रोटी भी जरूरी है। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और क्योंकि जो नए नए वेरिएंट है कोरोना के, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उसमें भी सब वेरिएंट आ गए हैं काफी सारे, और वो बहुत तेजी से फैलते हैं। जो ओमिक्रॉन है उससे भी ज्यादा 10% जो ट्रांसमिशन का रेट है उसका ज्यादा है। सो म्यूटेशन तो वो वायरस का एक प्रक्रिया है। जब भी वायरस प्रकृति में होता है, नेचर में होता है, वातावरण में होता है, हवा में होता है, तो वो अपना स्वरूप टाइम के साथ बदलता रहता है, और उसमें उसके वायरस के सर्वाइवल के लिए उसमें चेंजेस आते हैं, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। तो काफी सारे जो नए म्यूटेंट वेरिएंट आ गए हैं, उसकी वजह से भी ये जो संक्रमण का खतरा है वो बढ़ा है। और हमने देखा है कि अभी जो जीन सीक्वेंसिंग लैब है हमारा, लोकनायक का काफी बड़ा लैब है हमारा, जिसमें जो भी नए मरीज आते हैं सबका हम जीन सीक्वेंसिंग करते हैं। अभी तक के जो नतीजे हमारे पास आए हैं उसमें ये देखने को मिला कि अभी ओमिक्रॉन ही है, उसके कुछ माइनर म्यूटेशन जरूर आए हैं, पर XE वेरिएंट का कोई भी मामला हमारे यहाँ देखने को नहीं मिला लोकनायक जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 1,000 से ऊपर मामले लगातार आ रहे हैं, जबकि इसके बाद देश के दूसरे राज्य हैं, जिसमें केरल है, हरियाणा है, यूपी है, असम है। तो क्या दिल्ली में केसेस बढ़ने की वजह आपको क्या लगती है? क्या दिल्ली के अंदर टेस्टिंग ज्यादा हो रही है इसलिए केसेस सामने आ रहे हैं? कोई और वजह भी इसके पीछे है? देखिए, एक तो काफी सारी इंटरस्टेट मोबिलिटी है, क्योंकि जो दिल्ली है न केवल पॉलिटिकल हब है कंट्री का, पर काफी सारे लोग जो है बिजनेस के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में पूरे NCR से, गुड़गांव से, नोएडा से, सोनीपत, पानीपत, गाजियाबाद, ये जो सारा NCR का है, तो काफी कई लाख लोग यहाँ पे ट्रेवल करते हैं। काफी सारी पॉपुलेशन मोबिलिटी है, एक ये रीजन है। दूसरा ये कि
अभी आपने देखा होगा कि जो जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो सब ईज हो गए, वो सारे मुक्त हो गए हैं। तो वो भी थोड़ा एक फैक्टर है इसके, जो संख्या बढ़ती है। और तीसरा हमने देखा है कि जब भी आपने देखा कि यूरोप में, साउथ अफ्रीका में, इधर आपके मिडल ईस्ट कंट्रीज में, कई कंट्रीज में काफी सारे सेकेंड वेव, थर्ड वेव और फोर्थ वेव तक आई है। तो अभी जी हम ये नहीं कह सकते कि, क्योंकि बीच बीच में जो है ये सर्ज होता है, उसमें आइसोलेटेड इंसिडेंट्स भी होते हैं, कुछ पॉकेट्स होते हैं जिसमें कि संक्रमण रहता है, तो वो भी देखने को मिला है। इसके साथ साथ जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग तो दिल्ली में आप देखिए कि जब टेस्ट पर मिलियन, जो टेस्ट की संख्या देखे तो दिल्ली में सबसे, पूरे देश में सबसे ज्यादा सबसे टेस्ट ज्यादा। हुआ। जी टेस्ट पर मिलियन इज हाईएस्ट इन द कंट्री, इन दिल्ली। सो जब ज्यादा टेस्टिंग करें तो पिकअप हो जाता है कि कहीं पर भी वो पेशेंट होता है, उसका टेस्ट होता है, तो उसका वो उसमें कैप्चर होकर डाटा उसमें सम्मिलित होता है, और उससे उसका ज्यादा से ज्यादा संख्या आती है। तो टेस्टिंग काफी तेजी से हो रही, ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि यदि टेस्टिंग ज्यादा होगी तो ज्यादा हम उसको प्रिवेंट कर पाएंगे, उसका कंटेनमेंट हो सकता है, उसको आइसोलेशन कर सकते हैं, उसको होम केयर में रख सकते हैं पेशेंट्स। जी डॉक्टर साहब, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अस्पतालों में बेड अभी खाली पड़े हैं। आपके अस्पताल में खुद एलएनजेपी के अंदर बड़ी संख्या में भी बेड खाली पड़े हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो ये कोरोना का जो रूप है ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लोग पैनिक ना बचाएं, और अगर आने वाले दिनों में नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है? अभी तक के जो डाटा सामने आए हैं, हम अभी तक जो हमने निष्कर्ष निकाला है कि काफी सारे जो पेशेंट्स हैं जी वो पॉजिटिव जरूर हो रहे हैं, उनका आरटीपीसीआर या रेट जरूर पॉजिटिव हो रहा है, पर उसमें जो भर्ती की जो आवश्यकता है वो 1 या 2% ही है। आपने देखा होगा ऐप में भी कि 98% बेड खाली है, खाली जी बिल्कुल। 1.5%, 1 से 1.5% बेड ऑक्यूपाइड है हमारा, क्योंकि ये टर्शियरी केयर सेंटर है। लोकनायक में अभी हमारे पास 250 बेड है, और उसमें से केवल 11 ही मरीज हैं, बाकी के सारे बेड खाली है। और जी ज्यादा पेशेंट ठीक हो रहे हैं जिनको वेंटिलेटर का, आईसीयू का, या उनको ऑक्सीजन सपोर्ट का जो है 1-2 दिन में ही पेशेंट ठीक हो रहे हैं। काफी सारे जो पेशेंट्स हैं ये वो लोग हैं जो या तो लंबी बीमारी से पीड़ित है, जैसे कैंसर है, डायलिसिस के पेशेंट हैं, शुगर के मरीज हैं, दिल की बीमारी के पेशेंट्स हैं। इनमें सिर्फ 2 ही बच्चे हमारे पास अभी एडमिट हुए पिछले दिनों में, ज्यादातर नहीं, जो है। चलिए अच्छी बात है। अगर बेड बेड खाली है और लोग कम से कम अस्पताल जाएं, होम आइसोलेशन में ठीक हो जाए, बीमारी ज्यादा अटैक ना करे। एक आर वैल्यू को लेकर एक सवाल था। लोग खासतौर पे दिल्ली के लोग आर वैल्यू को लेकर काफी चिंतित हैं। मद्रास आईआईटी की एक रिपोर्ट है सर, इसमें कहा गया है कि दिल्ली की आर वैल्यू 2.1 है। समझना चाहेंगे कि आर वैल्यू होती क्या है, अगर 2.1 है तो कितना नुकसान इसे दिल्ली के लोगों को हो सकता है? देखिए, ये आर वैल्यू एक स्टैटिकल एनालिसिस या एपिडेमियोलॉजिकल टूल है, जिससे ये पता जी चलता है कि यदि किसी एक व्यक्ति को संक्रमण होता है तो उससे कितने वातावरण में, कम्युनिटी में, या उस मोहल्ले में कितने लोगों को संक्रमण का खतरा है। अभी तक जो आर वैल्यू थी वो 1 से नीचे थी, 0.96 थी कुछ दिन पहले। अभी ये जी 1 से ऊपर चलेगी, दो दो आ गई थी, 2 से भी ऊपर चलेगी। तो इसका मतलब है कि एक यदि व्यक्ति को संक्रमण है तो वो 2 से ज्यादा व्यक्ति को अपने परिवार में, समाज में, कम्युनिटी में स्प्रेड करता है। मींस कि उसका इंक्रीजिंग ट्रेंड है। जब भी आर वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, अधिक होती है, तो इसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन की दर अब बढ़ रही है, घटने की बजाय। और जब भी 1 से नीचे आती है, इसका मतलब है रिग्रेस हो रही है। जैसे पानी का लेवल होता है ना, आप जी नदी में उफान की तरफ देखेंगे तो एक लेवल होता है कि उस लेवल से ऊपर जाती है तो बहुत तेजी से वो फैल रहा है। जी यदि वो आर वैल्यू 1 से नीचे है, इसका मतलब जो रिकवरी है वो ज्यादा हो रही है और संक्रमण कम हो रहा है। इसके कम। विपरीत यदि जी आर नोट 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब रिकवरी से ज्यादा पेशेंट कहीं इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो वो एक संकेत होता है कि इट इज ऑन अपराइज मोड, इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को। मतलब दिल्ली की 2.1 है तो क्या हम डरें? कैसे समझे इसको? उसका 2.1 मतलब तो है कि एक व्यक्ति कम से कम 2 या 3 व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है, ये है उसका अर्थ। जी तो सिर्फ एक जी व्यक्ति 2 से 3 व्यक्तियों को
संक्रमित कर रहा है। पहले ये 6 तक पहुंच गई थी, 8 तक पहुंच गई थी आर नॉट वैल्यू। हमने देखा कि थर्ड वेव के दौरान, सेकेंड वेव में तो बहुत जी ज्यादा, 10 बिल्कुल। से 12, 15, 16 तक पहुंच गई थी। तो एक व्यक्ति 16 से 17 व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है। तो अभी हमें ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें पैनिक नहीं होना है, हमें ज्यादा समझदारी से काम लेना है, ज्यादा जागरूक होना है। कोविड के जो नियम है उनका पालन करना है, कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ये इसका मतलब है। क्योंकि लोग एडमिट कम हो रहे हैं हॉस्पिटल में, तो ज्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि डेथ भी बहुत कम है, अगर यदि लगभग यदि एक या दो आर केसेस। नोट यदि बढ़ती चली गई, मान लीजिए ये और बढ़ गई, तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ेगा। फिर तो सीरियस होना ही पड़ेगा। सर एक सवाल ये है कि क्या चौथी लहर प्रवेश कर चुकी है, क्या हम चौथी लहर के साथ चल रहे हैं, या लहर अभी आनी बाकी है? इसको लेकर भी लोगों के मन में बड़े सवाल रहते हैं। कानपुर आईआईटी की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि चौथी लहर 22 जून 2022 से शुरू हो सकती है, 23 अगस्त 2022 को अपने चरम पर होगी और अक्टूबर में खत्म होगी। क्या इन आंकड़ों पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, मैं ये आईआईटी का जो मॉडल है, क्योंकि ये तो जी। ज्यादातर जो मॉडल होते हैं वो काल्पनिक मॉडल होते हैं। हाँ जी। हाँ, तो इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। पर अभी ये जी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि हम फोर्थ वेव में प्रवेश कर चुके हैं, ये कहना बड़ी जल्दबाजी है। कि फोर्थ वेव अभी इतना हम नहीं कह सकते कि फोर्थ वेव अभी चालू हुआ है या शुरू हो गया है या हम उसमें प्रवेश कर गए हैं। क्योंकि अभी तक जो मामले आए हैं वो आइसोलेटेड केसेस आए हैं, पॉकेट्स में आए हैं, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हॉटस्पॉट्स है। मतलब हम्म कम्युनिटी में ज्यादातर जो हिस्से हैं उसमें संक्रमण देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम्म। नोएडा में हमें एक स्कूल में देखने को मिला, तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे स्कूलों में इन्फेक्शन है। एक स्कूल में जैसे जी 20 बच्चे आ गए, तो उसका मतलब वो ये नहीं कि सारे स्कूलों में इतना ज्यादा इन्फेक्शन है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। निश्चित रूप से हमें ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपने हॉटस्पॉट की बात की, चूंकि आप दिल्ली को काफी करीब से जानते हैं, दिल्ली के नामी हॉस्पिटल के आप एमडी भी हैं। दिल्ली को लेकर भी सर इस तरह की खबरें आ रही है कि सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो साउथ दिल्ली से हैं। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करते हैं, 23 अप्रैल तक का एक डेटा है जो ये कहता है कि साउथ दिल्ली के अंदर 888 एक्टिव मरीज थे, जबकि साउथ ईस्ट दिल्ली से करीब 650 मरीज थे, वेस्ट से 482 थे, और नई दिल्ली से 350 के आसपास मरीज थे। तो क्या सर ये माना जाए कि पर्टिकुलर जोन के अंदर केसेस ज्यादा आ रहे हैं, पूरी दिल्ली में उस तरह से केसेस नहीं है? क्या हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, ये रीजनल डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि जी। जैसे साउथ दिल्ली के नजदीक बाकी एरियाज हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इधर नोएडा हम्म। उसमें टच है। तो उससे उसका भी एक वो रहता है कि कितना परसेंट जो पॉपुलेशन है वो मूव करता है। और इसके साथ साथ कुछ लोकल फैक्टर्स भी होते हैं, तो जिसकी वजह से ये इस तरह के मामले सामने आते हैं। और जी। सर टेस्टिंग पे आपका भी, मेडिकल का काफी। जी। जी। उधर टेस्टिंग भी काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। हाँ जी। जी। सर वैसे आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या और सख्ती की जरूरत है? क्योंकि अगर हम एज ए डॉक्टर आपसे बात करें, सरकार अभी ने तो हमें फाइन लगा दिया है जी। और हमें इंतजार करना चाहिए। और अभी हमें और जो सर्विलेंस है उस पर ध्यान देना चाहिए, हमें ज्यादा वैक्सीनेशन पे ध्यान देना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है कोविड की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन होना चाहिए। एक सर आखिरी सवाल है, आपका काफी समय लिया। 1000 के आसपास अभी दिल्ली के अंदर एवरेज केसेस आ रहे हैं, 1000-1100 के बीच में। आने वाले दिनों में क्या नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं, और कहाँ तक बढ़े तो हम लोग टेंशन ना लें? एक रेंज। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जी। जो पॉपुलेशन है दिल्ली की, फर्स्ट डोज 100%, फर्स्ट डोज कवरेज 100% लोगों को दिल्ली मिल चुका है। सेकेंड डोज 80% से ऊपर लोगों को मिल चुका है जो वैक्सीन है। और अब थर्ड डोज, प्रिकॉशन डोज है, वो भी बड़ी तेजी से चालू हो रहा है। और इम्यूनिटी जो सुरक्षा कवच है दिल्ली में बहुत ही अच्छा है। लोग यदि वैक्सीनेशन का पूरा 2 डोज जिन्होंने नहीं लिया है वो पूरा कर लें अपना, और जिन्होंने 2 डोज ले लिया वो अपनी तीसरी 2 डोज जो बूस्टर डोज जी है उसको वो भी। ले लें। हाँ, वो भी ले लें। और बच्चों में, क्योंकि अब कोवैक्सीन भी आज से इमरजेंसी अप्रूवल हो गया है, 6 साल के ऊपर के बच्चों में भी कोवैक्सीन अवेलेबल हो गई है। आज ही इमरजेंसी अप्रूवल उनको मिल गया है। तो अब सभी लोगों को वैक्सीन मिल जाएगा, तो उससे हमारे जो मन में चिंता है, जो डर है, जो पैनिक है, वो खत्म हो जाएगा। और क्योंकि थोड़ा बहुत जो संक्रमण है वो रहेगा, और कोरोना के साथ ही हमें रहना है। अभी कोरोना 2-4 महीने 6 महीने में जाने वाला नहीं है, पूरे साल रहेगा ये। जी। और बीच बीच में इसके स्पाइक्स आते रहेंगे।
ये जरूरी नहीं है कि 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, हो सकता है कि 10 वेव हो। उसमें हम ये नहीं कह जी सकते कि कुछ कंट्रीज में 5 वेव आ गई, आपने देखा होगा कि यूरोप में चार बिल्कुल। चार पांच पांच वेव भी आ गई। तो ये कहना कि वेव अभी आई कि नहीं आई, अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। जी चलिए सर, आपने समझाया कि प्रिकॉशंस लेते रहें, कोविड के जो नियम है उनको मानते रहें, और वैक्सीनेशन की तरफ अपना पूरा फोकस करें। इसके साथ साथ अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें, आपने ये भी समझाया। और दिल्ली के लोगों को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग हैं दिल्ली के लिए, सरकार काम कर रही है, बस जो नियम है उसका आप पालन करते रहे। बहुत बहुत निश्चित शुक्रिया रूप डॉक्टर सुरेश जी आपका बातचीत करने के लिए, से। पंजाब थैंक यू केसरी सर, ग्रुप को थैंक अपना समय देने। थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू।